हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में क्लास 11 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। लगभग हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी काफी जरूरी पॉइंट है। ठीक है, और उसके साथ ही हम कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शंस देखेंगे जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस में। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऐड की हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इसके पहले जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपको पता होंगी तो यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर लोगे। जैसे अगर याद होगा आप लोगों को तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने अकाउंट के बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था। क्या क्या बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था? सबसे पहले तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस ट्रांजेक्शंस के बारे में। साथ में मैंने उसमें ये बताया था कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शंस के कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं? मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं, राइट? मिनिमम कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। और याद होगा फिर जब ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट, याद होगा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने क्या देखे थे? 3 टाइप्स अकाउंट्स के देखे थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर हमने जब उसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल्स पढ़ा था जिसको मैंने नाम दिया था गोल्डन रूल्स। ठीक है, क्या नाम दिया था हम लोगों ने? गोल्डन रूल्स। जब हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे तो गोल्डन रूल्स में देखा था कि हर अकाउंट को की 2 एंट्री करने के 2 अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, जैसे 3 अकाउंट्स का हमने पढ़ा ना कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और इनकी एंट्रीज करने के, यानी जब जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो वहां पे हर अकाउंट के 2-2 रूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 रूल्स है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड है? वो हमारे डिपेंड है कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। यानी जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शंस करते हैं उसके नॉर्मली 2 इवेंट पैदा होते हैं। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप किसी भी शॉप पर जाते हो, अगर कोई सामान परचेस करते हो तो नॉर्मली क्या सिचुएशन क्रिएट होगा कि जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा और कैश जाएगा, राइट? ये 2 सिचुएशन क्रिएट होगा। तो उसी 2 सिचुएशन के बेस पे, यानी जो ट्रांजेक्शन करते हैं और उसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होता है, उसी को इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था गोल्डन रूल्स में। ठीक है, तो हमने देखा था हर अकाउंट्स के 2-2 रूल्स होते हैं। बात समझ में आया? तो इन्हीं रूल्स का, इन्हीं रेगुलेशंस का हमें समझना है और इसी को हम कन्वर्ट करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशन में। बात समझ में आया? और इसी को कभी कभी मैथमेटिकल इक्वेशन भी कहते हैं, अकाउंट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ये हमारा बेसिक है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान मतलब बहुत ही आसान। और ये सारी चीजें मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बना के रखी हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शंस नाम की अलग पूरा ही वीडियो है, टाइप्स ऑफ अकाउंट नाम का पूरा अलग वीडियो है, एक गोल्डन रूल्स नाम का पूरा ही एक अलग वीडियो है। तो इन शॉर्ट ये 3 वीडियो छोटे छोटे वीडियोज हैं, 15 से 20 मिनट के वीडियो हैं। अगर वो चीजें आप देख लेते हो तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, अकाउंट जब तक हम बेसिक्स पढ़ते हैं ना तब तक सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जब भी अकाउंट्स पढ़ा करो तो ट्राई किया करो सबको इंटरलिंक करके चलो। ओके, तो ठीक था, वो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आइडिया था कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो अभी अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम जब भी बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें एक चीज समझना पड़ता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट के फॉर्म में डिनोट करते हैं हम लोग। कौन से फॉर्म में डिनोट करते हैं? बैलेंस शीट के फॉर्म में। अब सर ये बैलेंस शीट क्या होता है? तो अभी तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस शीट क्या होता है, बस इतना जान लो बैलेंस शीट क्या है कि जब हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले में धीरे धीरे, मतलब एक स्टेज होता है, तो ये फाइनल स्टेज है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है? हमारा एक्चुअली अकाउंट का फाइनल स्टेज है, बस इतना याद रख लो अभी। क्योंकि देखो ज्यादा डिटेल में अभी जाएंगे तो सिचुएशन जो है वो अपोजिट हो सकता है, सो बेटर है बस इतना याद रखो कि बैलेंस शीट जो होता है वो हमारा क्या होता है? फाइनल स्टेज होता है। अब सवाल होता है सर बैलेंस शीट में क्या होता क्या है? तो बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं। जैसा मैंने बताया ना कि हर अकाउंटिंग इक्वेशन के, मतलब हर अकाउंट ट्रांजेक्शंस के, बिजनेस ट्रांजेक्शंस के 2 इफेक्ट होते हैं। तो उसी 2 इफेक्ट की वजह से बैलेंस शीट के कंपोनेंट भी कितने? 2 होते हैं। एक होता है कैपिटल लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। ठीक है, कि याद रखना है कि बैलेंस शीट के 2 कंपोनेंट होते हैं। कैपिटल लायबिलिटी ये पूरा एक कंपोनेंट है और एसेट्स कितना है? ये दूसरा कंपोनेंट है। बात समझ में आया? अब इसी के बेस पे, यानी इसी बैलेंस शीट के बेस पे हम लोगों ने क्या बनाया है? इक्वेशन बनाया है। इक्वेशन देखो क्या है? इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन फ्रॉम एज फॉलोज। और इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ इन लोगों ने? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी कि ये जो हमारा
बैलेंस शीट का फॉर्म है उसी को लिखा हुआ है, बस अंतर क्या है, एसेट्स को पहले लिख दिया है और कैपिटल और लायबिलिटी को बाद में लिख दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उसको याद रखना कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी प्लस, यानी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमारा डिपेंड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के टाइप की। हमने पढ़ा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की दो इफेक्ट होती हैं, तो उन्हीं दो इफेक्ट की वजह से हमने बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, और इसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एसेट्स होता है। अगर याद होगा, मेरा गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ा होगा, मेरे पिछले वीडियोस देखी होगी, अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, देख लेना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पढ़ा होगा तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इस वजह से मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। देखो, अकाउंटिंग इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एज अंडर, बेसिकली जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक कहते हैं ना कि हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये क्या है, चीजें कैसी होती हैं, मतलब जिसको लोग बोलते हैं कि एक रिवीजन टाइप का है। ठीक है, कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्या है, गुड्स। सबसे पहले हमें पता है कि गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड हो सकता है, एसेट्स का हम परचेस या सेल कर सकते हैं, और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरोड फंड्स, यानी बेसिकली किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो इतने टाइप के ही हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स होगा, गुड्स का मतलब यहाँ पे परचेस, सेल्स, डिस्ट्रॉयड, गिवन एज अ डोनेशन, सब कुछ आ जाएगा। मैंने वर्ड्स गुड्स लिख दिया है, मतलब गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद रेवेन्यू इनकम, तो रेवेन्यू इनकम का मतलब किसी भी तरह का रेवेन्यू, किसी भी तरह का इनकम, दैट डजंट मैटर कि एसेट को सेल करने से हुआ हो या सडनली कहीं से पैसे मिल गए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी इनकम और रेवेन्यू रिलेटेड होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। तीसरा चीज है एसेट्स परचेस और सेल, ये तो सिंपल है। फोर्थ नंबर है ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरोड फंड्स, सॉरी बोरोविंग फंड्स एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। समटाइम्स हम क्या होते हैं, खुद पैसे कहीं से मांगते हैं, कभी कभार हम इतने दानी बन जाते हैं, इतने पैसे हमारे पास हो जाते हैं कि हम लोगों को पैसे बांटते हैं, राइट। तो ये ट्रांजेक्शन चार तरह के हो सकते हैं बिजनेस में। अब यहाँ पे और चीजें समझनी है कि जो इसका इफेक्ट होता है, यानी ये जो ट्रांजेक्शन्स होंगे इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, हमारे ए इज इक्वल टू सी प्लस एल पर होता है। सर ए इज इक्वल टू सी प्लस एल पर कैसे इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और उसी दो इफेक्ट के बेस पे ये पार्ट्स बना है। इसका मतलब अल्टीमेटली जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी वजह से या तो एसेट्स पे इफेक्ट होगा या तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके इफेक्ट को समझने के लिए मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है कि किसी भी ट्रांजेक्शन से क्या क्या सिचुएशन बिजनेस में क्रिएट हो सकता है। कोई भी टाइप का अगर ट्रांजेक्शन करते हो उससे एक हो सकता है या तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा इन ए। इन ए का मतलब यहाँ पे मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि एसेट्स में कोई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सकता है इंक्रीज डिक्रीज हो इन ए एंड सी, मतलब एसेट्स इंक्रीज हो और कैपिटल क्या हो, डिक्रीज हो। यानी ये वाला क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सी वाला क्या होगा, डिक्रीज होगा। या तो इंक्रीज डिक्रीज इन ए एंड एल, यानी एसेट्स इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा, राइट। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह की जो भी ट्रांजेक्शंस है उनकी वजह से बेसिकली यही चार इफेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी हो सकता है इतना क्लियर ना आए, लेकिन जैसे इन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स ऐड किए हैं, मैंने टोटल 12 प्रैक्टिकल्स ऐड किए हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो ये एक एक करके हम इसका सॉल्व करते जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं वही फॉर्मेट लिखूंगा, ए और ये सी प्लस एल। ठीक है, ये थोड़ा मैंने दूर दूर क्यों लिखा है, ताकि जो भी इसके अंदर की चीजें आएंगे वो यहाँ पे मैं इजिली लिख के तुम्हें दिखा सकूं। तो एक एक करके ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या क्या है। पहला ट्रांजेक्शन है ब्रॉड ₹50,000 इन कमिंस बिजनेस। अब देखो, अब इसका अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको सबमिट करना है, कैसे सॉल्व करना होगा, तो उसके लिए मैंने कहा था सबसे पहले बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसकी वजह से दो इफेक्ट होती हैं। तो तुम वो दो इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ब्रॉड ₹50,000, यानी कि बिजनेस में तुम्हें कैश मिल रहा है, राइट। अब ये कैश लेकर कौन आया है, यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा है, तो हम समझ जाएंगे कि बिजनेस का जो ऑनर है वही कैश लेकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड लिखा है कमिंस्ड, तो कमिंस्ड का मतलब ऑनर ही लेकर आ रहा होगा। अब तुम्हें पता है ऑनर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। तो अब ध्यान से समझो, इसका मतलब बिजनेस में एक कैश आ रहा है और एक कैपिटल आ रहा है। तो तुम्हें पता है कैपिटल के लिए हमने तो यहाँ पे साइड में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है सी प्लस एल। ये तो ऑलरेडी हमने कैपिटल लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमें आइडिया रहे कि ये कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी है। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा नाम भी लिख देता हूँ। और ये क्या है, एसेट्स है। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा कैपिटल तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैपिटल, ठीक है। और मैं कुछ नीचे थोड़ा सा 3 से 4 लाइन छोड़ देता हूँ, देख लेता हूँ हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है। हाँ, तो यहाँ पे 3 से 4 लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000। अब ध्यान से समझना कि ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ, बिजनेस में 50,000 कैपिटल इंक्रीज हुआ। अब तुम्हें पता है ये कैपिटल कैसे आया था, तो कैपिटल आया था कैश के फॉर्म में। कैसे आया था, कैश के फॉर्म में। अब तुम्हें पता है कैश क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था कि कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। अब ध्यान से समझो, अगर वो एसेट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे कैश लिख के, और नीचे यहाँ पे इसके सामने में 50,000 इजीली मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यही हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करता है कि सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस में किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो या कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, अल्टीमेटली आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसी के साथ हम दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो और चीजें क्लियर होंगी। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज फॉर 50,000। अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, फर्नीचर परचेस किया है। तो फर्नीचर परचेस किया है तो बिजनेस में क्या आया, एसेट्स आया, राइट। ये क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ये भी पता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 का फर्नीचर है, और क्वेश्चन में कहीं भी नेम मेंशन नहीं है। अगर नेम मेंशन नहीं है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। सर ये कैसे पता चला नेम मेंशन नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन होगा। तो बच्चा लोगों, इसका एक रूल्स होता है जिसको बोलते हैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रूल। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है और वो चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया। मैंने कहा ना कि हमने जो भी पीछे की चीजें पढ़ी हुई हैं, मतलब जितनी भी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। तो उसका एक प्लेलिस्ट सेपरेट मैंने बना के रखा है। मुझे पता है कभी कभी प्रॉब्लम होती है सर्च करने में, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट ही बना दी है, तुम वहां पे वो देख सकते हो। और हो सकता है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है कि मैं ऐड कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो कि कैश ट्रांजेक्शन है तो तुम्हें पता है जब तुम किसी कहीं से भी कुछ परचेस करोगे तो तुम्हारा कैश भी जाएगा। अब सर कैश में क्या इफेक्ट होगा, तो ये तो कॉमन सेंस है। अगर तुम एसेट परचेस करोगे तुम्हें कैश क्या पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी सामने वाले के पास जाएगा, यानी कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब सर इसको इक्वेशन में कैसे दिखाओगे, तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या इफेक्ट हुआ कि जब तुमने एसेट्स परचेस किया था तो एसेट्स परचेस करने की वजह से तुम्हारे बिजनेस में से 50,000 रुपए की कमी हुई, सॉरी 10,000 रुपए की कमी हुई थी। एस तुमने क्या किया, 10,000 रुपीज पे किया। तो अब ध्यान से समझो, यानी कि मेरा जो सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट था तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि 50,000 था मेरे पास, लेकिन उसमें से मैंने 10,000 पे कर दिया। तो यहाँ पे कैश में कितना बचा था, सिर्फ 40,000 बचा था, ठीक है। कैश वाला कितना बचा है, सिर्फ 40,000 बचा है। सर दूसरा क्या हुआ था, दूसरा पता है, एसेट में एक फर्नीचर नाम का एसेट था वो इंक्रीज हो गया। क्या हुआ, फर्नीचर नाम का एसेट है वो इंक्रीज हो गया। सर कितना एसेट इंक्रीज हुआ, अरे भाई 10,000 का इंक्रीज हुआ। यानी अगर ध्यान से देखोगे तो अल्टीमेटली ये फिर से कितना हो गया, 50 हो गया। यानी फिर से दोनों को ट्रांजेक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे 40 + 10 कितना हो गया, ये 50 हो गया, राइट। और ये ऑलरेडी 50 है। इसका मतलब फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारा साबित कर दिया कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से जो हमारा अकाउंट होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, राइट। देखा, क्लियर हो गया। अब इसी के साथ एक और ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है कि गुड्स फॉर रुपीज 12,000 परचेज इन कैश। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे वर्ड क्लियर लिख दिया कि गुड्स हमने परचेस किया है, और कैसे परचेस किया, कैश में परचेस किया है। तो तुम्हें पता है जब हमने गुड्स परचेस किया है तो हमारे पास गुड्स आया होगा और कैश हमारे पास से गया होगा। यानी कि अब इसको लिखेंगे कैसे, अब ध्यान से समझो, दो इफेक्ट हमने पहचाना। अब दो इफेक्ट पहचानने के बाद हमें उसको यहाँ पे शो करना है। तो मेरे पास कैश कितना था, 40,000 रुपए था। अब उसमें से मैंने कितना का गुड्स परचेस किया, वापस एक बार देख लेता हूं मैं कि गुड्स हमने कितने का परचेस किया है, कितने का परचेस किया है, 12,000 का, ठीक है। तो मैंने गुड्स कितने का परचेस किया, 12,000 का। तो 40 में से 12,000 क्या हो गया, मेरा डिक्रीज हो गया। तो अब ये कितना बचेगा, 28,000। यानी कैश मेरे पास कितना बचा है, 28। ध्यान से समझना कि कैश कितना बचा है, 28। और फर्नीचर ऑलरेडी मेरे पास कितना था, 10 था, तो वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सर फिर हमने गुड्स भी तो परचेस किया है, तो गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर गुड्स लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे ये किसके लिए वर्ड यूज किया है, स्टॉक, ठीक है।
मैं एक ही बार लिखूंगा, लेकिन याद रखना कि गुड्स के लिए जब हम एसेट्स में लिखते हैं, यानी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसेट्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी तुम गुड्स वर्ड यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझो, जब हमने गुड्स परचेस किया तो 12,000 का तो वो भी इंक्रीज हो गया ना, राइट। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर इसे जोड़ने जाते हो तो 28 + 12 40 हो गया वापस, और 40 10 50, यानी देखा जाए तो फिर से बिजनेस में 50,000 हो गया। यानी अगर अगर तुमने देखा होगा तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से ये बार बार इक्वल हो जा रहा है, यानी अकाउंट क्या है हमारा फिर से इक्वल हो गया। आई होप कि इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 4। तो नंबर 4 क्या कहता है कि गुड्स फॉर ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। अब ध्यान से समझो क्या लिखा है, गुड्स फॉर ₹8,000 परचेज, यानी सबसे पहले यहाँ पे तो हमने गुड्स परचेज किया है, यानी हमारे बिजनेस में गुड्स क्या हुआ होगा, आया होगा। सर ओके ठीक है, पर यहाँ पे मिस्टर बी का नाम लिखा और कहीं भी कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और हमने पढ़ा है कैश एंड क्रेडिट के रूल में कि अगर किसी का नाम मेंशन होता है इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसका मतलब तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, और जब पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे लिए क्या बन गया है, लाइबिलिटी बन गया है। अच्छा सर लाइबिलिटी बन गया है तो कैसे करोगे इसको, तो इसको अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, मैं सोच रहा था ताकि सारी चीजें हमें एक ही स्लाइड में दिख जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा एक ज्यादा ही छोटा हो गया, हाँ ठीक है। अभी भी नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, रहने दो यार, इतना ही बेटर है, ठीक है। ज्यादा छोटा करने की कोशिश करेंगे तो खराब दिखेगा, ओके। तो अभी ध्यान से समझो कि अगर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो तुम्हें पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती है। सर कैसे पता, हमने पढ़ा है इसके बारे में, अगर तुम्हें किसी को पैसे देने होंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी। और तुम्हें पता है जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो उस परचेस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, यानी सामने वाले के लिए जिससे हमने परचेस किया है उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, और वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर। याद होगा हमने बेसिक रूल्स में पढ़ा है कि जब भी हम गुड्स किसी से परचेस करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, और वो वर्ड क्या होता है, क्रेडिटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्रेडिटर, ठीक है। मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लिखते भी जा रहा हूँ। और साथ में हमने जब गुड्स परचेस किया तुम्हें पता है स्टॉक में इंक्रीज हुआ है, तो इसी स्टॉक में इंक्रीज हुआ, इसलिए मैं दोबारा स्टॉक नहीं लिखूंगा। अब ध्यान से समझना कि सर कैसे होगा। अब देखो सबसे पहले गुड्स की वैल्यू देखो कितना 8,000 है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50,000 था वहां पे 8,000 का स्टॉक इंक्रीज हुआ है, सॉरी क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है। और साथ में जो 12,000 का स्टॉक ऑलरेडी था उसमें 8,000 का और इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे प्लस में 8,000 कर देता हूँ। तो अभी नया रूल क्या बना, यानी नया इक्वेशन क्या बना कि 28, एक मिनट इसको मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, यानी कि 28 तो हमारे पास कैश है, 10,000 का फर्नीचर है, प्लस 20,000 का हमारे पास क्या आ गया है, स्टॉक आ गया है। यानी अगर अब जोड़ते हो तो कितना का 2 + 2 4 + 1 5, यानी अब आ गया टोटल 58,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 58,000। और अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमें यही डिनोट करा कि दोनों का अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। और यहाँ पे देखो मैंने नाम लिखा है कि हमने जो नया ट्रांजेक्शन परचेस किया उसमें क्या किया था, क्रेडिटर परचेस किया था, और यहाँ पे हमारा स्टॉक ही आ रहा है, इसलिए मैंने स्टॉक दोबारा नहीं लिखा है, ठीक है। एक ही चीज बार बार आएगी तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹7,000 इज सोल्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुड्स ऑफ 7,000 इज सोल्ड फॉर ₹10,000 इन कैश। तो अब ये कैसे समझोगे, अब ध्यान से समझना इसको। हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया, 7,000 का, यानी हमारे पास से गुड्स तो कितने के गए, 7,000 के ही गए, लेकिन हमें कैश कितना मिला, 10 मिला है। अच्छा सर, सर 7 का था हमने 10 में बेचा, अरे तो तुम्हें पता है ना कि जब ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, तुम्हें प्रॉफिट होगा। तो ये 3,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और हमने जब गोल्डन रूल्स पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था कि बिजनेस में अगर कोई भी तरह का प्रॉफिट या एक्सपेंस होता है या लॉस होता है तो वो अल्टीमेटली किसको मिलेगा, देखो क्योंकि बिजनेस तो खुद लेके जेब में जाएगा नहीं, यानी जो हमारी कंपनी है वो कंपनी तो खुद लेके जाएगा नहीं, तो कंपनी किसको दे देता है, कंपनी वो प्रॉफिट या एक्सपेंस जो होता है वो ट्रांसफर कर देता है अल्टीमेटली ऑनर को। ऑनर को मतलब कि कैपिटल को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा, वो कैपिटल में दिखेगा। ओके सर, तो अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो रुक जाओ मैं अभी दिखाता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टॉक, अच्छा स्टॉक में हो रहा है तो उसको रहने देता हूँ, और दूसरा कैश में इफेक्ट हो रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सर लिखेंगे कैसे, अच्छा रुक जा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो 28 तो हमारे पास कैश था, तुम्हें पता है ट्रांजेक्शन्स की वजह से उसमें 10,000 का कैश इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने 10,000 का क्या किया है, सेल किया। तो यहाँ पे मैं 10,000 सेल लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। तो ये हमारे पास कैश हो गया 38,000 का। ओके, दूसरा चीज, ये जो 10 का फर्नीचर था वो तो पूरा ही पूरा कॉपी पेस्ट आ गया 10,000, तो यहाँ पे मैं फर्नीचर यानी एफ लिख देता हूँ। दूसरा चीज, ये 20,000 का स्टॉक था, तो 20,000 के स्टॉक में से मैंने 8,000 का 7,000 का स्टॉक मैंने क्या किया था, सेल कर दिया था। मैंने क्या किया था, 7,000 का स्टॉक मैंने सेल कर दिया था। इसका मतलब ये स्टॉक कितना बचा है, सिर्फ 13,000 का बचा हुआ है। बात समझ में आया, ये क्या है, मेरा स्टॉक है। अब ध्यान से समझो कि मैंने 7,000 का स्टॉक 10 में सेल किया, तो उसकी वजह से 3,000 का तो प्रॉफिट भी हुआ ना। तो वो जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तुम्हें पता है वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, वो प्रॉफिट मिलेगा हमारे ऑनर को। ऑनर को मिलने का मतलब ये हुआ कि जब ऑनर आया था तो तुम्हें पता है कैपिटल लेकर आया था, अब साथ में उसको क्या मिल गया है, प्रॉफिट मिल गया। तो मैंने प्रॉफिट क्या किया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि 50,000 वो कैपिटल लेकर आया था, अब उसमें क्या किया, 3,000 मेरा ये ऐड कर दिया। तो ये हो गया, इसका जो कैपिटल हो गया है वो 53 हो गया है, और यहाँ पे जो लाइबिलिटी थी वो 8,000 की थी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी मैंने लिख दिया 8,000, यानी अल्टीमेटली अगर इसको जोड़ते हो तो देखो कितना होगा, 38 प्लस 10 48 प्लस 10 58 प्लस 3 50 प्लस 58 प्लस 3 यानी हो जाएगा ये 61,000, राइट। और इसका भी टोटल करते हो तो अल्टीमेटली 53 प्लस 8 हो जाएगा 61,000। आई होप कि ये अभी समझ में तुम्हें आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने पूरा अच्छे से लिख के दिखाया, इसी तरह से नोटबुक में तुम्हें भी सॉल्व करना है, चीजें इसी तरह से तुम्हें लिखनी है, ठीक है। तरीका हो सकता है टीचर्स, हर टीचर अलग अलग बताए, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन तो होता एक ही जैसा है, एक ही होता है। तरीका लिखने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस तो एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 6,000 पेड फॉर वेजेस। अब ये थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 6,000 रुपीज पेड फॉर वेजेस, हमने वेजेस के लिए पे किया हुआ है। तो सर अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इफेक्ट कैसे दिखाओगे। तो सबसे पहले समझो कि जब हमने पे किया होगा तो हमारे पास से कैश गया होगा, सर पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन ये हुआ कि हमने ये जो वेज है, हमने सर्विस लिया है, तो ये सर्विस जो हमने लिया है ये हमारे लिए अल्टीमेटली क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। और तुम्हें पता है एक्सपेंस जो है अल्टीमेटली किसको मिलेगा, ऑनर को मिलेगा। अच्छा सर ऑनर को मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ उसकी वजह से ऑनर के कैपिटल में इफेक्ट होगा। सर क्या इफेक्ट होगा, इसकी वजह से ऑनर का जो कैपिटल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई एक्सपेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से ऑनर के कैपिटल पर इफेक्ट होता है। तो चलो इसको लिख के दिखाते हैं कैसे होगा इसका इफेक्ट। सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैश कितना है, 38,000 है, ठीक है। बाकी चीजों का भी पहले साइड में रखो, पहले कैश पे फोकस करते हैं। हमारे पास कैश कितना है, 38 है। उसमें से हमने क्या किया, 6,000 क्या पे किया है, वेजेस पे किया। तो हमने जब 6,000 वेजेस पे किया तो ये कितना बचा है, सिर्फ 32 बचा है। और बाकी की सारी चीजें तो सेम ही रहने वाली हैं, यानी 10,000 का फर्नीचर और 13,000 का स्टॉक, ठीक है। ये फर्नीचर और ये स्टॉक, और जोड़ोगे तो बाद में बताता हूँ कितना आएगा, पहले यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल था वो कितना था, 53 था, राइट। और ये हमारे पास लाइबिलिटी कितना था, 8 था। मैंने अलग अलग करके दिखाया है कि ये 53 था और ये 8 था, ओके। अब ध्यान से समझो कि जब हमने एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस की वजह से जो कैपिटल था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेजेस पे किया और वेजेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज हुआ। सर कितना डिक्रीज हुआ, 6,000। तो जब 6,000 डिक्रीज हुआ तो 53 माइनस 6 करोगे तो ये हो जाएगा 47, और ये 47 हुआ प्लस ये 8 हुआ, और दोनों को जोड़ोगे तो 47 प्लस 8, तो ये कुछ हो जाएगा 55,000, राइट। और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 32 प्लस 10 42 प्लस 10 52 प्लस 3 55। अल्टीमेटली जो इफेक्ट हुआ वो क्या हो गया कि दोनों के दोनों ट्रांजेक्शंस क्या हो गए, हमारे दोनों के दोनों अकाउंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। आई होप कि यहाँ से सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सारी चीजें यही क्लियर कर लेते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं। नेक्स्ट वन है वेजेस आउटस्टैंडिंग।
देखो मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस लिए हैं जहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल वाले भी आएंगे, तो हर तरह के मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स ऐड किए हैं ताकि हर तरह के डाउट्स जो हैं वो एक ही वीडियो में आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पे इसको कैसे करना होगा। सबसे पहले क्या लिखा, वेजेस आउटस्टैंडिंग। सर वेजेस आउटस्टैंडिंग को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सॉरी वेजेस आउटस्टैंडिंग जो है, आपको पता है कि वेजेस तो पहले हमारे लिए एक्सपेंस है। हाँ सर एक्सपेंस है, लेकिन ये वर्ड आउटस्टैंडिंग लिख दिया है। अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं लिखा होता तो हम समझते कि हमने कैश में पे कर दिया है, लेकिन सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने पैसे नहीं पे किए हैं, कैश नहीं पे किया है। और अगर कैश नहीं पे किया तो तुम्हें पता है सामने वाले पर्सन के लिए तुम्हारे पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी वो पर्सन जब भी मिलेगा तुम्हें इसको जाके पैसे देने पड़ेंगे। तो अब सिचुएशन क्या हुआ, ध्यान से समझो। सबसे पहले बिजनेस में वेज क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, वेज क्रिएट हुआ। तो वो चीजें मैं यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं ऊपर अब नहीं लिख रहा हूँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बार बार ऊपर जाना पड़ रहा, तो मैं नीचे ही इसलिए मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं लिख के दिखा देता हूँ, वही बेटर है। जो 2-3 ट्रांजेक्शन थे मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया, लेकिन बार बार ऊपर जाने से ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, इसलिए मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले कैसे हुआ, देखो ध्यान से समझना कि हमारे पास कैश 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 नहीं, रुको, कैश में तो कोई इफेक्ट होगा नहीं। सबसे पहले इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे पास जो कैपिटल था, कैपिटल डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, सर आपको पता है, आपने ही बताया था कि जब एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है। सर कितना कैपिटल डिक्रीज होगा, आउटस्टैंडिंग कितना 1000 है तो 1000 डिक्रीज होगा, यानी यहाँ पे 1000 जो है वो वेजेस की वजह से कैपिटल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये कितना बचा सर, 46,000 बचा। ठीक है, ये 46 बचा, और ऑलरेडी बिजनेस में 8000 की लाइबिलिटी है, ऑलरेडी बिजनेस में 8000 की लाइबिलिटी है, प्लस अभी नई लाइबिलिटी आएगी जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं। अगर नाम ऊपर लिखना है तो ऊपर ऐसे स्क्रॉल कर लेना, मतलब चलो मैं ही करके दिखा देता हूं, यहाँ पे आके ऐसे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखा सकते हो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो था वो कितना है, 1000 रुपीज। तो वो 1000 रुपीज मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो अल्टीमेटली अब टोटल करोगे तो 46 प्लस 1 47 प्लस 8, अल्टीमेटली ये फिर से कितना हो गया, 55 हो गया है। और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी इसको क्या करना है, तुम्हें कॉपी पेस्ट कर देना है 55,000। तो अल्टीमेटली फिर से इफेक्ट क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, यानी अकाउंट हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये 55 जो ये पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, 32 कैश है, 10 फर्नीचर एंड 13 स्टॉक, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखा देना। बात समझ में आ गया। अब सर नेक्स्ट बताओ, अभी ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कमीशन रिसीव्ड 4000। क्या है, कमीशन रिसीव्ड 4000। अब यहाँ पे हमने कमीशन रिसीव्ड लिखा है, यानी पैसे हमें मिल गए हैं। और कमीशन तुम्हें पता है क्या है, बिजनेस की इनकम है। अब बिजनेस की इनकम है तो अल्टीमेटली ये पैसे किसको मिलेंगे, ऑनर को मिलेंगे। ऑनर को मिलेंगे तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी कैपिटल में जाके हमें प्लस करना है। साथ में हमें रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड का मतलब कैसे रिसीव किया होगा, हमने कैश में रिसीव किया होगा। तो कैसे दिखाओगे, तो मैंने कहा था जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास कैश कितना है वो देख लो, तो हमारे पास कैश है 32,000, तो यहाँ पे मैं 32,000 कैश लिख देता हूँ। ठीक है, अब 32,000 में हमने कमीशन कितना रिसीव किया उसको कॉपी पेस्ट करना है। हमने तो कमीशन रिसीव किया है 4,000, तो यहाँ पे लिख देना 4,000 कमीशन, दिखाना जरूरी है कि क्या रिसीव किया है। तो ये हो जाएगा 36,000, और बाकी सारी चीजें आपको सिर्फ क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। तो 36,000 बिजनेस में कैश है, 10,000 का फर्नीचर है, और 13,000 का क्या है, स्टॉक है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद सर इसका दूसरा इफेक्ट भी तो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 2 इफेक्ट होता है, तो मैंने एक तो समझा दिया है। सर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो दूसरा इफेक्ट मैंने बताया कि जब हमने कमीशन रिसीव किया तो कमीशन की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है कैपिटल कितना है हमारे पास, अभी 46 है। अब उसमें हमें कमीशन मिल गया है 4000, तो कमीशन मिल गया तो कमीशन में लिख दूंगा 4000 इंक्रीज, तो इसकी वजह से ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस में लाइबिलिटी कितना है, 8000 है, और प्लस 1000 है। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर है, और ये हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस है, जो मैंने ऊपर लिख के आपको दिखाया है। तो ये बार बार मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, तो भी तुम समझ जाना। तो अभी टोटल कितना होगा सर, 50 प्लस 8 59, सॉरी 58 प्लस 1 59। ठीक है, और इसका टोटल करोगे तो 36 प्लस 10 40 प्लस 10 56,
6 + 3 59, यानी अल्टीमेटली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर इक्वल नहीं होता है, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं होता है समझ जाना कि तुमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स क्या है, हमेशा फाइनल टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, इनका इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है वो देखो, नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीवेबल। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीवेबल। ठीक है, डिविडेंड रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि पैसे नहीं मिले हैं। अगर पैसे नहीं मिले कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो अभी, लेकिन क्या है, डिविडेंड तुम्हें मिलने वाला था, तो डिविडेंड तो तुम्हारे लिए इनकम है, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और नहीं मिला तो तुम्हारे लिए क्या बन गया, एसेट्स हो गया। इसके बारे में मैंने बहुत डिस्कस किया है कि अगर कोई चीज है जो तुम्हें मिलने वाली थी, अगर तुम्हें नहीं मिली तो वो तुम्हारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, कि तुम्हें फ्यूचर में मिलने वाला है। बात समझ में आया, रिसीवेबल है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर कोई चीज रिसीवेबल है, एसेट्स है, तो इसको डिनोट कैसे करोगे। सबसे पहले कि ये तुम्हारे लिए इनकम है, डिविडेंड इनकम हुआ कि नहीं, तो इनकम है, तो इनकम की वजह से तुम्हें पता है कि ऑनर को मिलेगा, और ऑनर को मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो पहला तो काम वही करना है कि जल के तुम्हें कैपिटल में दिखा देना है, यानी 50,000 है प्लस 9,000 तुम्हें क्या दिखाना है, डिविडेंड। राइट, प्लस 9,000 क्या दिखाना है तुम्हें, डिविडेंड। बात समझ में आया। अब ये 9 दिखाया तो ये कितना हो गया, 59 हो गया। अब ध्यान से समझना, ये 59 हो गया, ये ऑलरेडी 8 है और ये ऑलरेडी 1 है। ओके सर, अब इसके बाद क्या करना है, तो अब इसके बाद ध्यान से समझो कि ये तो हमारा लायबिलिटी पोर्शन का हो गया सर, लेकिन अभी आपने कहा था कि दो इफेक्ट होता है, तो अभी बता रहा हूं। तो दो इफेक्ट क्या होगा कि तुम्हें डिविडेंड जो मिलने वाला था मिला नहीं है, लेकिन मिलने वाला है ना, तो इसकी वजह से तुम्हारे एसेट इंक्रीज हो गए। तो सर एसेट में क्या मिलेगा, एसेट में कुछ नहीं मिलेगा, एसेट में हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, या लिखेंगे एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड डिविडेंड, क्योंकि ये पैसे अभी हमें नहीं मिले हैं। या शॉर्ट में लिख सकते हो रिसीवेबल डिविडेंड। ठीक है, जो नाम तुम्हें लिखना है वो नाम तुम लिख सकते हो। ठीक है सर, तो 36,000 हमारे पास कैश था, वो ऑलरेडी उतना ही रहने वाला है। 10,000 का फर्नीचर था, वो भी उतना ही रहने वाला है। 13,000 का स्टॉक था, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बस एक चेंजेस हुआ है, और क्या चेंजेस हुआ है, एक नए एसेट की इंक्रीमेंट हुई है जिसका नाम है रिसीवेबल। क्या नाम है, रिसीवेबल डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीवेबल डिविडेंड, नीचे भी लिख दूंगा, लेकिन ऊपर मैंने बता दिया, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिविडेंड लिखूंगा। ठीक है, कितना है ये, 9,000 है, तो ऊपर मैं सिर्फ डिविडेंड लिखता हूँ। ओके, डी, चलो डी आई लिख देता हूँ, DIV। तो अभी इसको टोटल करोगे तो कितना होगा, तो टोटल 36 + 10 + 13 + 9 सबको जोड़ लो। तो मैं इस वाले को जोड़ लेता हूँ, ये इक्वल ही होने वाला है। 59 + 160, ये 68 होगा। ठीक है, ये तो सेट हो गया हमारा, यानी ये तो सही है। लेकिन ये एक बार चेक कर लेते हैं, 36 + 10 46, राइट, 46 के बाद 10, 56 + 3 56 + 3 59 + 9 68। देखो मैंने टोटल भी करके दिखा दिया है ताकि हमें चीजें कंफर्म रहे, क्योंकि पता होना जरूरी है। ओके, तो अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का, मशीन परचेज ₹8,000। तो ये तो सिंपल ही है, जैसे हम लोगों ने किया था कि अगर हमने मशीन परचेस किया, एसेट परचेस किया है, तो सबसे पहले एसेट इंक्रीज होगा, और क्लियरली कहीं पे भी कोई नाम मेंशन नहीं, मतलब कैश में पेमेंट किया, यानी कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो फटाफट देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कैश डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास 36 कैश था, उस 36 में से कैश डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, 8,000, क्योंकि जितने की तुमने मशीन परचेस की है उतने का ही कैश जाएगा। तो अभी ये कितना बचेगा, ये बचेगा सिर्फ 28 बचेगा, और बाकी सारी चीजें तो वैसे ही रहने वाली हैं। ये 10,000, ये 13,000 और ये 9,000। बस एक चीज और हुआ कि 8,000 की और इंक्रीमेंट हो गई, और वो क्या इंक्रीमेंट हो गई, मशीन। तो ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी नाम लिख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि 8,000 का मशीन जो है वो बढ़ गया है क्वेश्चन में। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई, और इस तरह से हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप कि ये सारी चीजें भी आपको क्लियर हो रही हैं। तो टोटल तो सेम ही रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है सर, क्योंकि इफेक्ट क्या हुआ, एक ही साइड हो रहा है ना, कि एक साइड इंक्रीज हुआ, एक साइड डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। टोटल जो हमारा हो गया वो क्या रहने वाला है, इसका सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे 68 और यहाँ पे भी 68। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ये दिखाता है कि सारे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, टोटल सेम हो जाता है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंड परचेस फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000।
देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि लैंड हम लोगों ने परचेस किया, और किससे परचेस किया? राधा से। तो यहाँ पे देखो नाम राधा का लिखा है, और अगर नाम राधा का लिखा है इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट नहीं किया तो कैसे दिखाओगे? तो ध्यान से समझो, अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई है ना। तो सर बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई तो हमें पता है हमें कैसे दिखाना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं लैंड परचेस किया तो मैं लैंड दिखा देता हूँ। यानी 28,000 का कैश है, 10 का फर्नीचर है, ठीक है, और 13 का क्या है हमारा स्टॉक था, और 9,000 का क्या था? डिविडेंड था, और 8,000 का हमने मशीन परचेस किया था, ठीक है। और अभी एक चीज और आ गया है, वो आ गया है 10,000 का लैंड। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, सिचुएशन क्रिएट हुआ कि हमने राधा को पेमेंट नहीं किया है। अगर हमने राधा को पेमेंट नहीं किया है तो हमारे पास सिचुएशन कैसे था? देखो जो ऊपर लिखा था वही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ कि 59 का तो पहले कैपिटल था। देखो यहाँ पे है ना 59 का कैपिटल है, फिर 8,000 की एक अलग लाइबिलिटी थी, फिर 1,000 का अलग लाइबिलिटी था। बात समझ में आया? और उसी के साथ नहीं 1,000 का नहीं था, 59,871, हाँ सही है। साथ में अभी क्या हुआ है कि जो हमने ये 10,000 का लैंड परचेस किया है ये भी तो बिजनेस में आया है, और इसकी वजह से बिजनेस में कौन आ गई? राधा। राधा क्या बन गई? बिजनेस की लायबिलिटी बन गई है। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हैं। और अभी इसका टोटल करते हो तो अल्टीमेटली जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 70 नहीं 78 नहीं, रुको 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 चेक कर लेता हूं, हाँ 78 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे लैंड एक मिनट 10,000 का लैंड नहीं है, सॉरी यार, सॉरी वेरी सॉरी। लैंड कितने का है? लैंड कितने का है? लैंड 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 25 है, ओके। लैंड कितने की है? 25 की। 10,000 का लैंड थोड़ी होगा, इतना छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25,000। वही मैं सोच रहा था कि टोटल मेरा क्यों अलग आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ। तो अभी इसका हमें क्या करना है? टोटल करना है। तो कैसे करोगे? तुम्हें पता है, कैल्सी में निकालो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो अभी थोड़ा कैल्सी की जरूरत पड़ने वाली है, ओके। तो अभी इसका टोटल करोगे तो इसका जो टोटल है वो कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। दोनों साइड का टोटल कितना आ गया? 93 आ गया, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके सब कुछ बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, और अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से करके जाना एग्जाम में। एग्जाम की बात नहीं है, नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या है? चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब एक पॉइंट और बचा है, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? बोरोड बैंक लोन ऑफ ₹20,000 इन कैश विड्रॉन। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने लोन बोरो किया हुआ है, कितना का? 20,000 का, राइट। तो और वही हमने कैश भी निकाले, क्योंकि लोन बोरो किया तो उन लोगों ने कैश हमारे अकाउंट में डाला और वहां से हमने कैश क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया है। तो अब ध्यान से समझो इसको क्या होगा सिचुएशन। सबसे पहले तो हमारे पास कैश आ रहा है और हमने लोन लिया। लोन किससे लिया? बैंक से लिया है। तुम्हें पता है बैंक हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। और 20,000 क्या हो रहा है हमारे पास? कैश इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इसके पहले वाले पॉइंट में हमारे पास कैश कितना था? 28 था। अभी 20,000 इंक्रीज हो रहा है, तो 28 प्लस 20, यानी कैश अभी कितना हो गया हमारे पास? टोटल 48 हो गया, राइट। 48 कैश हो गया, 10,000 का फर्नीचर है, 13,000 का स्टॉक है, राइट, 9,000 का डिविडेंड है, 8,000 का मशीन है, एंड 25,000 का लैंड है। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन क्या है? 59,000 का कैपिटल था, 8,000 का लाइबिलिटी था, 1,000 का आउटस्टैंडिंग था, 25,000 की राधा, और अभी 20,000 का एक और आ गया है। और उस 20,000 का ये पेन जो है मेरा वो बुरा मान गया बहुत ज्यादा। तो ये 25,000 का राधा, और ये 20,000 का एक और आ गया जिसका नाम है बैंक लोन, ठीक है। क्या नाम है? बैंक लोन। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसका टोटल करोगे तो यहाँ पे टोटल करके चेक कर लो, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टोटल करने पे कितना आ रहा है? 113 आएगा। कितना आएगा? 113। तो आई होप कि ये सारी चीजें अभी आपको क्या हो गई? क्लियर हो गई होंगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से जितने भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं, फाइनली जो रिजल्ट मिलता है उनकी वजह से ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ी थियरी भी एक्सप्लेन की, थोड़ा प्रैक्टिकल भी, और सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, इन वन शॉट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इग्नोर करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, और अगर क्लास समझ में आई हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सो दैट यू कैन शो योर सपोर्ट टुवर्ड्स मी, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स के लिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है आजकल के जमाने में, खास करके, ठीक है, स्पेशली इस पेंडेमिक में। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।